नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में महिलाओं को लेकर कांग्रेस के ऐलान की, चुनाव से पहले जिन्ना पर शुरू हुई चर्चा की, जानेंगे शिवपाल से गठबंधन को लेकर क्या कहा अखिलेश यादव ने, पंजाब में कैसे मुख्यमंत्री चन्नी पर भारी पड़े प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू, बात करेंगे गोवा में कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ओडिशा दौरे पर हुए विरोध की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। 30 अक्टूबर को देश की 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुआ था मतदान। गोवा पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साधा कांग्रेस पर निशाना, बोले बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती कांग्रेस, गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही बात। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा तोहफा, बिजली दरों में 3 रुपए कटौती का ऐलान, महंगाई भत्ता 11% बढ़ाया। सेंसेक्स एक बार फिर 60,000 के पार, सेंसेक्स 831.53 अंकों की बढ़त के साथ 60,138.46 और निफ्टी 258 अंकों की तेजी के साथ 17,929.65 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नजर महिला वोट बैंक पर है। महिलाओं के वोट को साधने के लिए कांग्रेस कई बड़े ऐलान कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के साथ साथ अब अलग से उनके लिए अपने वादों का पिटारा खोल दिया है, जिसमें ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो विरोधियों के माथे पर बल डाल रही हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारी शक्ति का ये नारा लगाकर कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ रही हैं। प्रियंका ने सियासत में सिर्फ महिलाओं के लिए नारा नहीं लगाया, बल्कि अब घोषणा पत्र जारी कर विरोधियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। सभी दलों से आगे निकलते हुए प्रियंका ने महिलाओं के लिए वादों की फहरिस्त लगाई है। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर साल 3 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश की सरकार बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। घोषणा पत्र के मुताबिक नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति, 1,000 रुपए हर महीना वृद्धा विधवा पेंशन और विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया गया। साथ ही कांग्रेस ने छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा भी किया। प्रियंका का ये ऐलान बीजेपी से लेकर सपा को तो परेशान करेगा ही, साथ ही उत्तर प्रदेश की सत्ता से 32 सालों से बाहर कांग्रेस को भी चुनाव में कामयाब बनाने में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी की सियासत में महिला वोटर काफी अहम है। दरअसल यूपी में कुल 14.40 करोड़ मतदाता हैं। इसमें 7.79 करोड़ पुरुष और 6.61 करोड़ महिलाएं हैं। इस तरह से 45% महिला वोटर हैं। इसलिए कांग्रेस ने 2022 की जंग फतेह करने के लिए किसानों के साथ साथ महिलाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई है। अब देखना होगा कि क्या महिलाएं प्रियंका का साथ देती हैं या नहीं। यूपी में बहुकोणीय मुकाबले में जिसे 35% वोट मिला, उसकी जीत तय मानी जाती है। ऐसे में प्रियंका ने सीधा 50% वोट पर निशाना साध दिया है। प्रियंका महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो बीजेपी और सपा के बीच लड़ाई दूसरे मुद्दे पर हो रही है और मुद्दा बन गए हैं जिन्ना। तो आखिर क्यों चुनाव से पहले याद आए जिन्ना, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य में सियासी संग्राम तेज हो गया है। राज्य के विधानसभा चुनावों से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री हो गई है, जिससे साफ है कि चुनाव अब किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। दरअसल बीजेपी ने जिन्ना को गांधी, नेहरू, पटेल जैसा स्वतंत्रता सेनानी बताने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया है। इसके बाद राज्य में बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी नहीं बल्कि जिन्नावादी हैं। राज्य में योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहकर देश के महापुरुषों का अपमान किया है, क्योंकि उन्होंने विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा की तरह बताई है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रजा ने कहा कि आज भी देश के कुछ लोगों के दिलों में जिन्ना की विचारधारा है और लोगों को ऐसी विचारधारा से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी विचारधारा नहीं बल्कि जिन्नावादी विचारधारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए आज एक सभा में कहा
कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश तोड़ने वाले जिन्ना से राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की। ये बेहद शर्मनाक कृत्य है। प्रदेश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि वे सरदार पटेल की जयंती पर मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्था से पढ़ाई की। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव को ये बहस छेड़ने का फायदा होगा या नुकसान। कौन इस मुद्दे का कैसा फायदा उठाता है। जिन्ना के सहारे बीजेपी अखिलेश की घेराबंदी में जुटी है, तो अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन में नए दलों को जोड़कर बीजेपी को घेरने में लगे हैं। छोटी पार्टियों को साधने के बाद अब अखिलेश अपने घर को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। संकेत साफ है कि जल्द ही शिवपाल के साथ भी सपा का गठबंधन हो सकता है। यूपी की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। 5 साल से एक दूसरे से दूरी बनाए दिख रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब अपने चाचा शिवपाल यादव को साथ लेने के लिए तैयार हो गए हैं। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और उसी दिन अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर साथ आने का ऐलान कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत देने भी शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरे मतभेद शिवपाल के साथ कभी नहीं रहे। चाचा के साथ आने पर उन्हें कोई समस्या नहीं है। उन्हें और उनके लोगों को समाजवादी पार्टी में उचित सम्मान दिया जाएगा। अब तक अखिलेश यादव शिवपाल के लिए सैफई विधानसभा सीट छोड़ने को तैयार थे, लेकिन अब शिवपाल के समर्थकों को भी सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी अगर प्रसपा का विलय सपा में हो जाता है तो शिवपाल के समर्थकों को भी सपा की टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन अभी तक शिवपाल अपनी पार्टी के सपा में विलय के लिए तैयार नहीं हुए। शिवपाल यादव सपा के साथ गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें मुलायम सिंह यादव पर टिकी हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने दावा किया था कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने उनसे पूछा था कि अखिलेश के साथ एक कब हो रहे हो। मुलायम सिंह के संकेतों के बाद अखिलेश यादव भी शिवपाल के प्रति नरमी दिखा रहे थे। उनका संकेत था कि जल्द ही प्रसपा का विलय सपा में हो सकता है। इसके लिए शिवपाल यादव अपनी पार्टी की बैठक बुला सकते हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर प्रसपा के सपा में विलय का ऐलान कर दिया जाए। शिवपाल को लेकर अखिलेश नरम पड़ते दिख रहे हैं। शिवपाल के बाद अब उनके सहयोगियों को भी सपा में सम्मान दिए जाने की बात कर रहे हैं। निशाने पर यूपी की सत्ता है, क्योंकि चुनाव सामने है। यूपी के साथ ही पंजाब में चुनाव होना है और पंजाब में कांग्रेस के सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक चलता नहीं दिख रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कुछ नियुक्ति से नाराज हैं। अब सरकार सिद्धू की नाराजगी को दूर करती दिख रही है। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देओल की इस पद पर नियुक्ति शुरुआत से ही विवादों में घिर गई थी, क्योंकि उन्होंने बेअदबी मामलों में दागी पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया था। पंजाब कांग्रेस के कदावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार राज्य के डीजीपी और एडवोकेट जनरल को बदले जाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से ही की गई नियुक्तियों का सिद्धू विरोध कर रहे थे। सिद्धू का कहना था कि इन शीर्ष नियुक्तियों में उनसे सलाह मशविरा नहीं किया गया और जिन नामों को उन्होंने सुझाया था उसे पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। खुद को नजरअंदाज किए जाने के बाद से सिद्धू नाराज थे और उनका मानना है कि ये नियुक्तियां भ्रष्टाचार से लड़ने की उनकी घोषणाओं के आड़े आएंगी। इसे लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दबाव में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन इस्तीफा वापसी के बाद सिद्धू ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जिसे उन्होंने सार्वजनिक भी कर दिया। पत्र में सिद्धू ने कई मुद्दे उठाए थे। सिद्धू ने चन्नी सरकार को निशाने पर लेते हुए अपने पत्र में दावा किया था कि चरणजीत सरकार भी कैप्टन के नक्शे कदम पर ही चल रही है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा था कि सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा और अब शायद इन्हीं कुछ कदमों से टकराव को कम करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के एडवोकेट जनरल का इस्तीफा सिद्धू की नाराजगी दूर कर सकता है, लेकिन ममता बनर्जी की नाराजगी कांग्रेस कैसे दूर करेगी? क्योंकि ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस को ही कमजोर कर रही हैं। अब तक वो कांग्रेस के कई नेताओं को अपने पाले में कर चुकी हैं। ममता की नजर गोवा पर भी है। यहाँ भी वो खेला करने के लिए पहुंची थी, लेकिन गोवा में कांग्रेस ने ममता के साथ ही खेला कर दिया, जिससे ममता कांग्रेस से बेहद नाराज दिख रही हैं। वो बीजेपी की मजबूती के लिए अब कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताने लगी हैं। ममता बनर्जी हाल ही में
में गोवा के 3 दिन के दौरे पर पहुंची थीं। ममता के दौरे से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन लगातार गोवा को लेकर रणनीति बना रहे थे। कांग्रेस विधायक लुइजिनो फिलेरो को अपने पाले में करने के बाद टीएमसी की ओर से यहां तक दावा किया गया कि इस बार गोवा का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि बीजेपी और टीएमसी के बीच होगा। फिलेरो के बाद टीएमसी की निगाह गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई पर थी। सरदेसाई अपनी पार्टी का टीएमसी में विलय कराने को तैयार भी हो गए थे और इस विलय के लिए ही ममता बनर्जी गोवा पहुंची थी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विलय के बाद कई और कांग्रेस नेताओं को भी टीएमसी में शामिल करने की योजना प्रशांत किशोर के सहारे ममता बनर्जी ने बनाई थी, लेकिन कांग्रेस ने गोवा में ममता का पूरा खेला ही पलट दिया। दीदी गोवा पहुंची जरूर, लेकिन टीएमसी की सदस्यता सिर्फ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और फिल्म अभिनेत्री नफीसा अली को ही दिला पाई। इसमें से नफीसा अली का गोवा से कुछ लेना देना नहीं है और पेस सिर्फ गोवा मूल के हैं, गोवा में निवासी नहीं हैं। दीदी को सबसे बड़ा झटका लगा अंतिम समय पर सरदेसाई के पलटने से और अब खबर आ रही है कि सरदेसाई ने टीएमसी से दूरी बनाने का ये फैसला कांग्रेस के कहने पर लिया है। सरदेसाई 2012 से पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय लड़कर चुनाव जीता। 2017 का विधानसभा चुनाव उन्होंने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के टिकट पर जीता। 2017 में भी गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन सीटों के मुद्दे पर बात नहीं बन पाई। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस को 17 और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 4 सीटें मिली थीं। सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए थे और उन्होंने कांग्रेस के समर्थन का वादा भी किया था, लेकिन कांग्रेस 4 दिनों तक विधायक दल के नेता का चुनाव ही नहीं कर पाई और इस बीच बीजेपी ने सरदेसाई को अपने पाले में कर लिया। मगर जो बात 2017 में नहीं बन पाई थी वो अब बन गई है और गोवा विधानसभा चुनावों में गोवा फॉरवर्ड पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। इस खबर के बाद से ही प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी परेशान दिख रहे हैं और दोनों ही ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के चलते ही बीजेपी मजबूत हो रही है। कांग्रेस को कमजोर नहीं कर पाई तो उससे नाराज हो गई। अब चुनावों तक ममता शायद ही गोवा आए, क्योंकि कांग्रेस ने ममता का पूरा प्लान फेल कर दिया है। प्लान बीजेपी का भी लगातार फेल हो रहा है। किसानों के गुस्से का सामना तो बीजेपी को करना ही पड़ रहा है। अब बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी भी जनता के गुस्से का निशाना बन रहे हैं। टेनी ओडिशा गए थे, उनका कैसे स्वागत हुआ देखिए। लखीमपुर खीरी कांड की आंच अब ओडिशा तक पहुंच गई है। ओडिशा दौरे पर गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की कार पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रविवार को अंडे फेंककर विरोध जताया। युवा कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि किसानों की हत्या करने वाले गृह राज्य मंत्री के दौरे का हर जगह विरोध किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री जहां जहां जाएंगे वहां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का काफिला जैसे ही बीजू पटनायक हवाई अड्डे से बाहर निकला, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 कांग्रेसी मंत्री की कार पर अंडे फेंक रहे थे और उनका एक साथी घटना का वीडियो बना रहा था। वहीं कुछ युवक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के पोस्टर पर कालिख पोतकर विरोध जताते नजर आए। कुछ कांग्रेसी युवकों ने मंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस की तरफ से मंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। वैसे पुलिस ने काला झंडा दिखा रहे युवाओं को हिरासत में ले लिया है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आरोपी है। बावजूद इसके केंद्र सरकार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। यही वजह है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध में काले झंडे दिखा रहे हैं। किसान भी टेनी को बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं, लेकिन इन सभी विरोध प्रदर्शनों का बीजेपी पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। त्योहारी सीजन में महंगाई ने लोगों का मजा खराब कर दिया है। जहां एक तरफ तेल के दाम जनता का दम निकाल रहे हैं, तो वहीं सिलेंडर की कीमतों ने भी हवा निकाल दी है। उत्साह के बीच सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर लोगों को निराशा दी है। तो क्या है सिलेंडर का नया रेट, देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई, महंगाई और महंगाई जनता की जुबान पर अब केवल इसी का नाम है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को सरकार जनता को यही झटका देती है। कभी खाद्य सामग्री का दाम बढ़ाकर तो कभी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर। त्योहारों के इस महीने में भी केंद्र
केंद्र ने लोगों को निराश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में आज से 266 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज से 2050 रुपए होगी और पहले 1734 रुपए थी। इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1693 रुपए से बढ़कर 1734 रुपए हो गया था। वहीं कोलकाता में 1805 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 1685 रुपए और चेन्नई में 1867 रुपए 50 पैसे हो गया था। 6 अक्टूबर को सरकारी तेल कंपनियों ने नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट्स में इजाफा किया था। गैस सिलेंडर के साथ साथ तेल की कीमतों ने भी जनता का तेल निकाल दिया है। जो लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनकी जेब से ज्यादा पैसे तो जा ही रहे हैं, लेकिन जिनका पेट्रोल डीजल से सीधा वास्ता नहीं है उन पर भी रोज रोज बढ़ते दाम का असर पड़ रहा है। आवाजाही से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी होती जा रही है। आज भी तेल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। आज लगातार छठे दिन ईंधन की कीमतों में तेजी देखी गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपए के पार है तो मुंबई में इसकी कीमत 115 रुपए के पार है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिलों में तेल के दामों में हद पार कर रखी है। बालाघाट, अनूपपुर, श्रीगंगानगर जैसे जिलों में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर की दर से पार बिक रहा है। यानी साफ है कि महंगाई का बोझ जनता पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि महंगाई से हाहाकार क्या कर रही है सरकार। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।